learn, grow, achieve. Teaching goals. Your goals, our mission. हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज का जो डेमो लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये है आपका पीजीटी हिंदी से संबंधित। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा उद्भव और विकास और उसकी प्रमुख बोलियां। जो प्रमुख बोलियां हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम भाषा के ऊपर बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं, जैसे कि भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद फिर कौन सी बोलियां, कौन सी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से निकलती है, और फिर इसकी कौन कौन सी बोलियां आपके सामने आती हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा क्या है, यानी कि मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है, ये मेरी भाषा है। और आपके कानों तक जो मेरी बात पहुंच रही है, ये क्या है, एक यानी कि आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ। भाषा में जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो उनके बीच में एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। यह वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, और श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है, उसके सामने जो पर्सन खड़ा है, उसकी बातों को सुन रहा है, क्या है वो, श्रोता है। और वक्ता और श्रोता के बीच में माध्यम क्या होता है, भाषा होती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य कहाँ पर रहता है, समाज में रहता है। देखो, भाषा तो वैसे किसकी बताई गई है, एक तरह से भाषा जो है वो मनुष्य की है, लेकिन भाषा तो वैसे जानवरों की भी होती है। जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, उनकी भी भाषा होती है। कहीं ना कहीं सिंबल के द्वारा वो अपनी भाषा को दूसरों तक मतलब पहुंचा देते हैं या समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मुख से जो आवाज निकलती है, जो भाषा निकलती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या आता है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि मनुष्य कहाँ पर रहेगा, समाज में रहेगा। और समाज में रहता है तो उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जैसे आपने भाषा के बारे में आप यानी कि जब आप थर्ड या फोर्थ क्लास में, जब से आपकी जो संज्ञा है, भाषा है, हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है, वहां पर सबसे पहले आपको यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है। क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। लेकिन अब हम उस लेवल के नहीं हैं, उससे ऊपर हमें निकलना है। हम यहाँ पर भाषा की बात नहीं करेंगे, बल्कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगी, ताकि बेसिक से आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही अपने विचार दूसरों के सामने रखता है। संसार के प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। हिंदी एक क्या है, आर्य भाषा है। और हिंदी किसका शब्द है, फारसी शब्द है। अब जो ये दो तीन लाइनें आप लोगों ने पढ़ी है, मान लीजिए मैं आपके सामने ये लेक्चर लेकर आई हूँ, हिंदी भाषा उद्भव और विकास और उसकी बोलियां। अब मैं यहाँ कर बिल्कुल मौन होकर बैठ जाऊं, तो क्या आप मेरी बात को समझ सकेंगे कि मैम यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहती, क्या बोलना चाहती है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि मनुष्य अगर समाज में रहता है, तो उसको अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, समाज की तो छोड़ो, सबसे पहले क्या आता है, आपका परिवार आता है। जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही उसकी भाषा उत्पन्न हो जाती है। यानी जन्म से ही क्या है, भाषा उत्पन्न लेकर होता है बच्चा। तो वह जैसे ही जन्म लेता है, तो रोने की जो उसकी किलकारियां होती हैं, जब रोता है, तो वो क्या है, एक तरह से उसकी भाषा है। जैसे जैसे बड़ा होता है, तो मम्मी पापा दादा दादी यानी कि और अन्य शब्दों को बोलने लगता है, तो उसकी क्या है, भाषा है। परिवार में भी उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, जब बच्चा होता है बोलने नहीं लगता, लेकिन उसकी भाषा जो सिंबल वो देता है, जैसे कि रोता है तो मम्मी को ये पता है कि बच्चे को भूख लगी है,
या कोई और अदर एक्टिविटी करता है, तो परिवार वालों को पता चल जाता है कि हाँ, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो ये क्या है, उस बच्चे की भाषा है। इसीलिए संसार की जो अनेक भाषाएं होती हैं, उनकी एक अपनी व्यवस्था होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ हिंदी भाषा की। तो हिंदी क्या है, एक भारतीय आर्य भाषा है। और हिंदी किसका शब्द है, फारसी शब्द है। और उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर जो राम नरेश त्रिपाठी है, जिसके द्वारा कविता कौमुदी नाम करके एक ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें वे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके लोक गीतों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। राम नरेश त्रिपाठी अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद हिंद कहने लगे, अतः कालांतर में उनकी भाषा को ही हिंदी कहा जाने लगा। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि जो ईरानी थे, वो महाभारत काल से ही भारत को क्या कहने लगे थे, हिंद कहने लगे थे। और आगे चलकर उनकी भाषा को ही क्या कहा जाने लगा, हिंदी कहा जाने लगा। ये कौन कहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी। अब बात करेंगे कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, क्योंकि हमारी सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। जब आप किसी भी शब्द को देखते हो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सबसे पहले वहां पर संस्कृत भाषा दी गई होती है। तो उसी तरह से भाषा भी क्या है, भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। अर्थात जो वाणी हमारे मुख से निकलती है, दूसरों के कानों में पहुंचती है, वही क्या है, भाषा है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं ये लाइन आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मतलब उसकी जो वस्तुएं होती हैं, उनका आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। और कौन कहते हैं, श्याम सुंदर दास कहते हैं। यानी कि एक मनुष्य है और दूसरा मनुष्य है, उसके बीच में उनकी वस्तुओं को लेकर जो आदान प्रदान होता है, या आपस में जो विमर्श होता है, एक तरह से उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, उनके लिए क्या करता है, व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है, वही क्या है, भाषा है। और किसने कहा है, श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो आर्य भाषाएं हैं, कुछ है सामी भाषाएं, और कुछ क्या है, यानी कि तुरानी भाषाएं हैं। अब इनको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि कौन सी आर्य भाषा है, कौन सी सामी भाषा है, और कौन सी तुरानी भाषा है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करती हूँ आर्य भाषाओं की, तो आर्य भाषाएं में आपके कौन कौन सी आ जाएंगी, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, यूनानी, लैटिन और अंग्रेजी। जो ये यहाँ पर कितनी भाषाएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भाषाएं क्या है, आपकी आर्य भाषाएं हैं। और आर्य भाषाएं ही, जैसे भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन आर्य भाषा है, और फिर आधुनिक आर्य भाषा है। तो जो ये आर्य भाषाएं कौन कौन सी है, संस्कृत है, प्राकृत है, फारसी है, यूनानी है, लैटिन है और अंग्रेजी है। ये सब क्या है, आर्य भाषाएं हैं। अंग्रेजी भी क्या है, एक आर्य भाषा है, ध्यान रखना है, अंग्रेजी क्या है, एक आर्य भाषा है। अब साम्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, इब्रानी, अरबी और हबसी, ये क्या है, साम्य भाषाएं हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, ये सभी शब्द आप लोगों ने सुने हैं। लेकिन जो अरबी है, अरबी क्या है, एक साम्य भाषा है, याद रखना है, अरबी क्या है, साम्य भाषा है। अब तुरानी भाषाएं कौन कौन सी हैं, मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ और तुर्की, ये क्या है, तुरानी भाषाएं हैं। और उर्दू क्या है, तुर्की का शब्द है। और हिंदी मैंने क्या बताया, फारसी का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर जो ये 3 लाइनें आपके सामने दी गई हैं कि आर्य भाषाएं कौन सी हैं, साम्य भाषाएं कौन सी हैं, और तुरानी भाषाएं कौन सी हैं। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी सामी भाषा नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी तुरानी भाषा है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषा है। तीनों भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। भाषा की उत्पत्ति के अब प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रवर्तक आते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। धातु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, हेज और मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। श्रम सिद्धांत दिया है नेवेर ने।
संपर्क सिद्धांत दिया गया है रेवेज के द्वारा, रणन सिद्धांत दिया गया है प्लेटो और हेस के द्वारा। जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हो वहां पर अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, ये कौन आते हैं, इलियट, ये सब आते हैं, क्रोंचे हैं, ये सब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आते हैं। तो सबसे पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन आते हैं, प्लेटो। प्लेटो के द्वारा क्या दिया गया, रणन सिद्धांत। संकेत सिद्धांत किसने दिया है, रूसो ने दिया है। रूसो आपने साइकोलॉजी में शब्द सुना होगा। और इंगित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर रॉय के द्वारा दिया गया है। अब देखो मैंने कैसे याद किया था इनको, धातु सिद्धांत किसने दिया, हेज और मैक्स मूलर ने, एज इट इज याद रखो। श्रम सिद्धांत किसने दिया, नेवेर ने। यानी कि कोई जब हम नया करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। संपर्क सिद्धांत किसने दिया है, रेवेज ने दिया है। यानी रिवाज है, रिवाज अगर होती है तो संपर्क बनता है। रणन सिद्धांत को आप एज इट इज याद रखो। संकेत किसने कर दिया, रूसो ने कर दिया। यानी कि एक तरह से साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हो कि साइकोलॉजी शब्द दिया था या फिर साइकोलॉजी में शिक्षा में साइकोलॉजी होनी चाहिए, कुछ इस तरह से करके रूसो ने दिया है। तो संकेत किसने कर दिया, रूसो ने कर दिया। और इंगित किसने करा, राय ने। यानी कि कोई हमें राय देता है तो हम क्या करते हैं, इंगित करते हैं। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अब हम बात करेंगे जो मेन टॉपिक है आपका एग्जाम में, जहां से 200% क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से तो मान सकते हैं कि 100% पूछा जाए, लेकिन नीचे जो हम करेंगे यहां से तो आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भाषाओं का वर्गीकरण, कुल भाषाएं जो है कितनी बताई गई हैं, 2796 बताई गई हैं, लेकिन विद्वान अनुमानित इसकी संख्या कितनी बताते हैं, 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक आता है पारिवारिक और एक आता है आकृति मूलक। जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया है भाषाओं का, किसके द्वारा किया गया है, प्रोफेसर सेलेगल के द्वारा किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है इसमें क्या क्या आते हैं ये याद रखना है, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द और ध्वनि क्या है, पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या बताया है मैंने कि जो संसार की भाषाएं हैं कितनी मान ली गई हैं विद्वानों के द्वारा, 3000। अगर एग्जिट पूछ लिया जाए तो 2796, लेकिन अनुमानित कितनी है, 3000 है। फिर इन भाषाओं को भी दो आधारों पर बांट दिया गया है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक तो कर दिया, किसने वर्गीकरण किया, प्रोफेसर सेलेगल ने। और पारिवारिक जो वर्गीकरण होता है किसके आधार पर किया जाता है, पद रचना है, वाक्य रचना है, अर्थ है, शब्द है और ध्वनि, इनके आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। जो भारतीय भाषा है इसके परिवार की 10 शाखाएं आती हैं, जिसके 2 वर्ग आते हैं, एक आता है सतम और एक आता है केतुकम। अब इस सतम में कौन सी है और केतुकम में कौन सी है ये भी याद रखना है। सतम के अंतर्गत 4 आती हैं, भारत ईरानी आती है, बाल्टो इस्लामिक आती है, आर्मीनी आती है और अल्बानी आती है। केतुकम में आती है जर्मनी, ग्रीक, हिटाइट, तोखरी, इटालिक और केल्टिक, ये आती हैं आपकी किसमें, केतुकम के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। समय माना गया है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें कौन सी भाषा आएंगी, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, उसमें कौन सी भाषा आएंगी, और फिर अपभ्रंश या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उसमें कौन सी भाषा आएंगी, इनका आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, ईसा पूर्व में है या फिर ईस्वी में है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये बताई गई है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब इसमें 2 भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी, वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत का मतलब क्या है, जिसमें आपके चारों वेद रचे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद आपकी कौन सी भाषा में है, वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। समय क्या है, 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत का समय है। अब जो संस्कृत आती है या लौकिक संस्कृत आती है,
इसका समय बताया गया है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसमें क्या लिखा गया है, आपके जो रामायण और महाभारत, ये जो दो ग्रंथ आते हैं, और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, ये सब किसमें लिखे गए हैं, लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत का समय क्या है, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। बात करेंगे आगे, भोलानाथ तिवारी बताते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसकी समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मानते हैं। ऊपर हमने क्या किया है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इसकी समय सीमा यहाँ पर तो बताई गई है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, लेकिन भोलानाथ तिवारी क्या मानेंगे, यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व मानेंगे, न कि 2000 ईसा पूर्व। बस ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो आती हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें कौन कौन सी आती है, पाली आती है और प्राकृत आती है। पाली किसकी भाषा थी, महात्मा बुद्ध की भाषा, जिसमें उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। जैसे आप पढ़ते हो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनकी भाषा कौन सी है, पाली है। और पाली को ही क्या कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। समय बताया गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी क्या है इसका समय है। यहाँ पर पाली में अगर ईसा पूर्व नहीं लगेगा, सिर्फ ईस्वी, यानी जो समय सीमा है पाली की क्या है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी है। ठीक है, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। अब ये प्राकृत किसकी भाषा थी, आपने महावीर महात्मा बुद्ध तो हो गए पाली के, और जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर माने गए हैं, कौन, महावीर स्वामी, उसकी भाषा कौन सी है, प्राकृत है। समय है इसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश की, जिसको तृतीय प्राकृत कहा जाता है, और समय बताया गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय है 1000 से अब तक, यानी 1000 ईस्वी से अब तक। ये था आपकी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण और उनका समय। अब हम बात करेंगे, यहां से बात करेंगे हम अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश के बाद कौन सी आती है, आपकी अवहट, जिसका अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। और अपभ्रंश से ही अलग अलग, जैसे सोरसेनी अपभ्रंश है, आपकी मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, आपकी फिर ब्राचड़ है। इस तरह से अलग अलग क्या निकलती है, अपभ्रंश की शाखाएं निकलती हैं। अपभ्रंश में जो हरदेव बहारी हैं बताते हैं कि 7वीं से 11वीं शताब्दी तक का समय अपभ्रंश का सवर्ण काल कहलाता था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, इसीलिए अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा या संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है। और अपभ्रंश को एक तरह से रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, प्राकृत आभास हिंदी इसको कहा है। अपभ्रंश के अन्य नाम क्या है, पथ भ्रष्ट है, आभीर है, संस्कार च्युत है। और ये आपके एस्टेट पीजीटी में पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के इनमें से अन्य नाम कौन से नहीं है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पीवाईक्यू उठाकर देख लेना। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपभ्रंश का हमें प्रामाणिक प्रयोग कहां पर देखने को मिलेगा, पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है उसमें हमें अपभ्रंश शब्द का प्रामाणिक प्रयोग देखने को मिलता है। भरतमुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है, जिसको भरतमुनि ने पंचम वेद भी कहा है, इसमें भी क्या है, अपभ्रंश को देश भाषा या विभ्रष्ट कहा गया है। वैसे तो भरतमुनि ने क्या कहा है, देश भाषा, लेकिन इसको विभ्रष्ट, विभ्रष्ट का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ, और अपभ्रंश का अर्थ ही क्या है, बिगड़ा हुआ। तो भरतमुनि जिसके द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है और नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है, इसमें ये अपभ्रंश को क्या कहते हैं, विभ्रष्ट भाषा कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जब आप पढ़ते हैं तो प्रकरण 2 जो है अपभ्रंश भाषा से संबंधित है।
इसमें ये इस बात का जिक्र करते हैं कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारशन जो द्वितीय हुए हैं उसके शिलालेख में देखने को मिलेगा। उदय नारायण तिवारी ने अपना ग्रंथ दिया है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का समय 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं और भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय अब आते हैं तो ये अपभ्रंश के 3 भेद मानते हैं, नागर अपभ्रंश, उपनागर अपभ्रंश और ब्राचड अपभ्रंश। अब ये नागर अपभ्रंश कौन सी है? जो गुजरात की बोली है। उपनागर अपभ्रंश बताते हैं कि राजस्थान की बोली है और ब्राचड अपभ्रंश बताते हैं ये क्या है? सिंध की बोली है। अब हम करेंगे अपभ्रंश की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, यहां से भी आपके स्टेट में क्वेश्चन बना है। अपभ्रंश को उकार बहुला कहा जाता है। उकार, ओकार या आकार बहुला ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे अब आगे जब हम ये बोली करेंगे, तो इनको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले अपभ्रंश क्या है? उकार बहुला है। उकार का मतलब क्या है कि जब हम इस भाषा को बोलेंगे तो आपके होठ मतलब एक तरह से ऊ के आकार में मिलेंगे। ओकार का मतलब क्या है कि उनके पीछे आपको ओ की ध्वनि मिलेगी और आकार का मतलब क्या है कि आ ध्वनि का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। और अपभ्रंश में क्या है? ट वर्ग की प्रधानता है, इसीलिए तो जो क्या लिखे गए हैं आपके जो रासो साहित्य जो लिखा गया है, जो देश भाषा काव्य अब देश भाषा काव्य वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो जो ओजता से परिपूर्ण जो काव्य लिखा गया है उसमें क्या है? ट वर्ग की प्रधानता देखने को मिली है, क्योंकि अपभ्रंश यानी आदिकालीन जो भाषा रही है उसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो डिंगल भाषा है उसमें आपको मिलेगा अपभ्रंश और राजस्थानी, और पिंगल भाषा में आपको देखने को मिलेगा अपभ्रंश और ब्रज भाषा। एक तरह से आदिकालीन जो साहित्य लिखा गया है ये अपभ्रंश में लिखा गया है। और आदिकालीन जो साहित्य आता है इसमें यहाँ पर ज्यादातर जो रचनाएं लिखी गई है वो वीरता से परिपूर्ण है। जैसे आप रासो साहित्य को पढ़ते हो तो संपूर्ण रासो साहित्य वीरता से परिपूर्ण है, और उसमें किस वीरता से परिपूर्ण जो काव्य लिखा जाता है उसमें किसकी प्रधानता ज्यादा होती है? ट वर्ग की प्रधानता ज्यादा होती है। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग होते हैं, और आदिकाल का जो द्वितीय प्रकरण है ये क्या है? अपभ्रंश काल है। पहले ही बता चुकी हूँ कि रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटते हैं। सबसे पहला प्रकरण देते हैं सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण देते हैं अपभ्रंश, और तीसरा देते हैं देश भाषा काव्य या वीर गाथा काल, और चौथा क्या देते हैं? चौथा देते हैं फिर फुटकल कवि, जिसमें विद्यापति और किसको रखते हैं? अमीर खुसरो को। अब बात करेंगे अपभ्रंश के रूप। अपभ्रंश के रूपों में सबसे पहले आता है शोरसेनी अपभ्रंश। अब यहाँ से जितना भी पार्ट करवाया जाएगा गांठ बांध कर घोट कर पी लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी देखने को मिलेगा 200%। शोरसेनी अपभ्रंश में क्या है? इसमें पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है और गुजराती आती है। पेशाची अपभ्रंश में आती है पंजाबी और लहंदा। मागधी अपभ्रंश में आती है बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। महाराष्ट्री में आती है मराठी, अर्ध मागधी में आती है पूर्वी हिंदी, खस में आती है पहाड़ी और ब्राचड में आती है सिंधी। अब यहाँ से आपको कौन कौन से याद रखने हैं यहीं पर बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी। अब शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, आगे चलकर इसके 5 भाग हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनकी विशेषताएं हैं ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है बिहारी। मागधी से निकली है बिहारी, बिहारी से आगे चलकर 3 निकलेंगी, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा अर्ध मागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से भी फिर अलग अलग 3 बोलियां निकलेंगी, इनको याद रखना है। यानी मैंने बताया है पश्चिमी हिंदी और बिहारी और पूर्वी हिंदी, इन तीनों को तो आप भूलकर भी नहीं भूलना है बेटा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अब हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं जिसमें आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कोरवी, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। गांठ बांध लेना इस क्वेश्चन पर।
पश्चिमी हिंदी में आपकी आती है कोरवी है, हरियाणवी है जो हम हरियाणवी बोलते हैं, ब्रज भाषा है, बुंदेली है और कन्नौजी है। अब जो भोलानाथ तिवारी हैं, ये बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियां निमाड़ी और ताजुबकी को भी स्वीकार किया है। अब ये निमाड़ी और ताजुबकी दो बोलियां और बता दी भोलानाथ तिवारी ने। वैसे पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, जिसमें कोरवी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौन संत कवि हुए हैं? जो सिंगा संत कवि हुए हैं, यहाँ पर सिंगर नहीं सिंगा आएंगे। सिंगा जो संत कवि हुए हैं, इसकी भाषा कौन सी थी? निमाड़ी थी। सिंगा जो संत कवि है, इसकी भाषा कौन सी बताई गई है? निमाड़ी बताई गई है। हरियाणवी को बांगरू किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा है। जैसे हमारे हरियाणवी में बोलते हैं कि बागड़ का इलाका है, इस तरह से, तो ये क्या है? बांगरू है, जहां पर प्योर हरियाणवी, एक तरह से हम हरियाणवी में कहेंगे कि बिल्कुल लट से गाड़ दिए, इस तरह से ये क्या है? बांगरू। बांगरू यानी कि जो बागड़ एरिया है, जहां पर बिल्कुल शुद्ध हरियाणवी बोली जाती है। तो हरियाणवी को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? बांगरू कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणवी के लिए सरहदी शब्द का प्रयोग किया। कोरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। जो कोरवी बोली आती है, इसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। जो खड़ी बोली आज आप संविधान में जो मानक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है, कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? कोरवी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को कर्कश बोली कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को क्या कहा? कर्कश बोली कहा। और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी कहा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। कोरवी हरियाणवी आकार बहुला बोली, जबकि ब्रज क्या है? ब्रज भाषा बुंदेली कन्नौजी ओकार बहुला बोली है। कोरवी क्या है? कोरवी और हरियाणवी तो क्या है आपकी? आकार बहुला है, जबकि ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ये क्या है? ओकार बहुला क्या है? बोली है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ब्रिज गलत लिखा गया भाई, ब्रिज ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, देख लेना। आगे बढ़े, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को क्या कहा जाता है? ढूंढानी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के पूर्वी इलाके में। मारवाड़ी है पश्चिमी, राजस्थानी जो मेवाती है उत्तरी साइड बोली जाएगी, और मालवी है ये दक्षिण साइड बोली जाएगी। यानी कि ये इस तरह से शाखाएं डिवाइड होती हैं, आप सब जानते हैं। तो जयपुरी कहाँ पर है? पूर्वी साइड है, मारवाड़ी है पश्चिमी साइड, जो मेवाती है ये उत्तरी साइड बोली जाएगी राजस्थान की, और मालवी है ये दक्षिण साइड बोली जाएगी। और जयपुरी को क्या कहा जाता है? ढूंढानी भी कहा जाता है। और जयपुर के दौसा में किसका जन्म हुआ था? सुंदरदास का जन्म हुआ है। और राजस्थान को एक तरह से अपने कर्म स्थली किसने बनाया था? दादू दयाल ने। जो नरैना नाम का स्थान है, वहां पर दादू दयाल क्या करते थे? रहते थे। पीपा जो संत कवि हुए हैं, इसकी भाषा कौन सी है? मालवी है। कौन सी है इसकी भाषा? मालवी। जैसे रामानंद के 12 शिष्य आते हैं, जिसमें अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसरानंद है, नरहानंद है, भावानंद है, पिप्पा है, कबीर है, सैन है, धन्ना है, रविदास है, पद्मावती और सुरसरी है। ये 12 शिष्य रामानंद के आते हैं। तो पिप्पा भी क्या है? रामानंद के शिष्य हैं। और रामानंद संत पिप्पा जो संत कवि हुए हैं, इनकी भाषा कौन सी है? मालवी है। और ऊपर हमने किया था कि जो सिंगा संत कवि हुए हैं, इनकी भाषा कौन सी है? निमाड़ी है। अब बात करेंगे अर्धमागधी की। अर्धमागधी किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी निकली है पूर्वी हिंदी से? अवधी निकली है, बघेली निकली है और छत्तीसगढ़ी निकली है। गांठ बांध लेना भाई इस क्वेश्चन के ऊपर, तो ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इस अवधि के 2 नाम और आते हैं। अवधि को क्या कहा जाता है? कोसली और बेसवाड़ी कहा जाता है। ऊपर हमने किया था कि जयपुरी को ढूंढानी कहा जाता है और खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। उसी प्रकार से अवधि को क्या कहा जाता है? कोसली और बेसवाड़ी कहा जाता है। बघेली को क्या कहा जाता है? रिवाई।
बघेली को क्या कहा जाता है? रिवाई। और छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है? खलटाही या लरिया क्या है? छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम है, ये नाम भी याद रख लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन की वर्डिंग को घुमाकर दे देगा तो आप लोग वहां पर फंस जाओगे। लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन एग्जामिनर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी घुमाकर दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। मान लीजिए किसी बच्चे को ये ही नहीं पता कि खलटाही या लरिया जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली का ही एक नाम है, तो बच्चा वहां पर फंस कर खड़ा हो जाएगा। फंसने का मतलब क्या है कि बच्चे को ऑप्शन में ये ही नहीं दिखाई देगा कि मतलब इसका आंसर क्या ठीक जाएगा। भले ही उसमें छत्तीसगढ़ लिख रखा हो, छत्तीसगढ़ी लिख रखा हो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चा क्या है, गलत पर ही टिक करके घर वापसी कराएगा। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से घुमा दे, वर्डिंग घुमा दे, या ऑप्शन में से क्वेश्चन बना दे, या क्वेश्चन में से आंसर बना दे, कहीं से भी बना दे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा आसानी से अपना आंसर ठीक कर लेगा। अब हम बात करेंगे मागधी की। जो मागधी है इससे बिहारी हिंदी निकली है, और बिहारी हिंदी से फिर भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीन बोलियां निकली हैं। रामनाथ पांडे क्या है? भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार हैं। ऊपर हमने किया था अर्धमागधी, अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी निकली थी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर आती है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी, बिहारी से निकली है फिर भोजपुरी, मगही और मैथिली। रामनाथ पांडे क्या बताए गए हैं? भोजपुरी के प्रमुख साहित्यकार बताए गए हैं। अब जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर मैथिली को दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़े, विद्यापति की रचना आती है पदावली, जिसमें मैथिली भाषा में लिखी गई है। आप सब जानते हैं कि विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल फुटकल कवियों में जगह देते हैं, और विद्यापति के द्वारा कीर्तिलता, कीर्तिपता का पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, ये सब रचनाएं लिखी जाती हैं। लेकिन पदावली क्या है? विद्यापति की कीर्ति का आधार स्तंभ है। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी विद्यापति के पदों को पढ़कर या सुनकर क्या हो जाते थे? मूर्छित हो जाते थे। तो वही विद्यापति हैं जिन्होंने अपनी रचना किस भाषा में लिखी है? पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। इसके साथ साथ आधुनिक युग के कवि नागार्जुन, जो प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके द्वारा अकाल और उसके बाद सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, अकाल और उसके बाद आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, शासन की बंदूक, ये सब रचनाएं नागार्जुन के द्वारा लिखी जाती हैं। तो ये पहले यात्री नाम से क्या करते थे? रचनाएं लिखते थे। और जब ये यात्री नाम से रचनाएं लिखते हैं, तब इनका एक मैथिली भाषा में एक काव्य संग्रह आता है, पत्रहीन नगनगाछ, जो किस में लिखा गया है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। और इसके ऊपर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन जी को दिया गया है। ये अब बात करते हैं ओकार बहुला कौन सी है और आकार बहुला कौन सी है। अगर हम ओकार बहुला की बात करते हैं तो इसमें आपकी आती है मारवाड़ी, मालवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये किस में आती है? ओकार बहुला में आती हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये कहाँ से निकली है? आपकी सोरसेनी अपभ्रंश से। सोरसेनी अपभ्रंश का मतलब क्या है कि सोरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ये निकलती हैं। इसमें दो और आ जाएंगी, एक आपकी हरियाणवी और एक आपकी खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बस ये बताया है कि ओकार बहुला कौन सी है? मारवाड़ी है, मालवी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, कुमाऊनी है और गढ़वाली है। ये किस में आती है? ओकार बहुला में। आकार बहुला में आपकी आती है कोरवी, जिसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। और खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। मालवी और जो मारवाड़ी है, ये राजस्थानी से निकली है। पश्चिमी हिंदी जो सोरसेनी अपभ्रंश है, इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीन निकलती हैं। राजस्थानी से फिर चार बताई थी मैंने, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, इस तरह से। मालवी किसकी भाषा बताई है मैंने? पिप्पा, जो पिप्पा संत कवि हुए हैं उसकी भाषा कौन सी है? मालवी। और निमाड़ी किसकी बताई है? सिंगा संत कवि की भाषा कौन सी है? मालवी है।
बता दिया कि आकार बहुला कौन सी बोली है, आपकी खड़ी बोली है, और खड़ी बोली को ही आपका जो संविधान है उसमें मानक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। और खड़ी बोली को कोरवी किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। तो ये था आपका हिंदी का उद्भव और विकास और उसकी प्रमुख बोलियों से संबंधित लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहां पर मैंने मोस्ट बताया है कि यहाँ से तो क्वेश्चन 200% देखने को मिलेगा। गांठ बांध लेना, घोट कर पी जाना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस क्या है क्वेश्चन की क्या है वर्डिंग को वहां पर घुमा दिया जाता है। पहले बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी बनाए आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो टीचिंग गोल्स ऐप पर मेरा बैच अवेलेबल है। बिल्कुल मिनिमम प्राइस यहाँ पर रखा गया है। वहां पर आपको 100% जो आपका सिलेबस है कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें आपका क्या बताया मैंने, एनसीईआरटी है, आपका जो हिंदी साहित्य है, साथ में हिंदी व्याकरण है और काव्य शास्त्र, सबको आपको वहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। इतना मैं आपको वहां पर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी कि आप मतलब एक तरह से हिंदी साहित्य में अपनी महारत हासिल कर लेंगे। और अगर आप शिद्दत से लगन से पढ़ते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो ये एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है ये अपने हाथ में ले लेंगे। तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस यहाँ पर रखा गया है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर और अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो बेस्ड मटेरियल है दिया जाएगा, साथ में आपको पीडीएफ भी दी जाती है। आप पहले क्लासेस को देखो, बाद में पीडीएफ को पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि लास्ट टाइम पर आपके शॉर्ट नोट्स आपके काम आए। तो टीचिंग गोल्स ऐप के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप बैच इनरोल करना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस यहाँ पर रखा गया है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको यहाँ पर जो पैटर्न है या फिर जो आपको मटेरियल दिया जाएगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाएगा। बिल्कुल डीप में मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाती हूँ। पिछला जो बैच है बच्चों ने लिया था, बच्चों ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट दिखाया। बच्चों का खुद का जो ट्रस्ट था या फिर उनकी जो मेहनत थी वही उनके काम आई है। बस टीचर तो क्या कर सकता है बेटा, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकता है। पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना है। ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं एग्जाम हॉल में आपको टीचर नहीं मिलेगा। पेपर किसको देना है? आपको खुद को देना है। वहां पर टीचर आपको ये नहीं बताता कि इसका ये आंसर है। आपने अगर मेहनत की है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आसानी से आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो शिद्दत से आप पढ़िए, जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और कंप्लीट बैच पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।